रसिया और यूक्रेन का क्राइसिस आप सभी जानते हो और इस समय पे ये बहुत तनावपूर्ण है और इसके बारे में आप काफ़ी सुन चुके हो। यूक्रेन और रसिया का क्राइसिस, आपके मन में ये एक सवाल आ रहा है, यूक्रेन रसिया का जो करीबी मित्र माना जाता था, फिर यूक्रेन क्यों रसिया का एगेंस्ट चला गया? इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। साथ ही आप जानेंगे इस क्राइसिस का कारण, कैसे इस क्राइसिस स्टार्ट हुआ। इस वीडियो में एक हिस्टोरिकल इंट्रो आपको दिखाया जाएगा सबसे पहले, उसके बाद यूएस नाटो का इतना इंटरेस्ट इस क्राइसिस के ऊपर क्यों है और इस क्राइसिस का फ्यूचर और इस क्राइसिस आगे कितना दूर तक जा सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में दिखाया जाएगा। और एक बात, इस क्राइसिस को जानने के लिए पास्ट जानना अनिवार्य है, इसलिए इस क्राइसिस को दिखाने के लिए पहले हिस्ट्री को दिखाया गया है। पास्ट को जाने बिना इस क्राइसिस को समझ नहीं पाओगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। इस कहानी का शुरुआत साल 1665 में शुरू हुआ था, जहां में यूक्रेन रशियन साम्राज्य में शामिल हुआ था और इसके ठीक 250 साल बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखा गया। उसके कुछ बरस बाद रसिया में आया बोल्शेविक क्रांति, जिसमें रसिया का जार साम्राज्य और जार शासन व्यवस्था का पतन हुआ। उसके बाद रसिया में गठन हुआ सोवियत यूनियन। उसके कुछ बरस बाद देखा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, जहाँ पे जर्मनी ने रसिया का क्रीमिया कब्जा कर लिया था और इस वार के बाद से ही कहा जाता है यूक्रेन और रसिया का रिलेशन दूरी बढ़ने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन को शासन कर रहा था जोसेफ स्टालिन, और इस समय पे जोसेफ स्टालिन के पास एक रिपोर्ट पेश किया गया था। रिपोर्ट में ये लिखा गया था, जर्मनी ने जब क्रीमिया को कैप्चर कर लिया था, उस समय पे जर्मनी को साथ दे रहा था क्रीमिया का तातार पॉपुलेशन। इस बात से जोसेफ स्टालिन का बहुत क्रोधित होकर पूरा का पूरा तातार पॉपुलेशन को क्रीमिया से हटा लिया था। उसमें बसाया गया था स्लाव पॉपुलेशन। तातार क्रीमिया का आदि निवासी कहा जाता है। पहले क्रीमिया को तातार पॉपुलेशन शासन और राज करता था। जब से रसिया क्रीमिया को कैप्चर कर लिया, उसके बाद तातार अपने देश के अंदर ही असहाय और हेल्पलेस होने लगा और अपने देशों में ही पराये की तरफ रहने लगा और इसका हैसियत दिन के दिन कम होने लगा था। और इसके बाद स्लाव पॉपुलेशन है रसिया का आदि निवासी, जिसमें बसाया गया क्रीमिया के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अगर स्लैब पॉपुलेशन बसाया जाता है तो यहाँ पे रसिया का मजबूती और भी शक्तिशाली होगा, इसलिए ये काम किया गया था। जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन में तब शासन कर रहा था। तब जोसेफ स्टालिन कई सारा गलत और बुरा नीति अपनाया था। इसके बाद उसका मौत होता है। 1953 में सोवियत यूनियन को शासन करने आता है निकिता क्रुश्चेव, और निकिता क्रुश्चेव जोसेफ स्टालिन का काफ़ी नीतियों का विरोध करता था, इसलिए काफ़ी बदलाव लाया उसके नीति के ऊपर। क्योंकि जोसेफ स्टालिन का खराब और गलत नीति की वजह से यूक्रेन में साल 1933 और 34 में एक अकाल आया, जिसमें 80 से 90 लाख लोग मारा गया था। उसको होलोडोमोर कहा जाता है। इसके बाद से यूक्रेन में बगावत की सुर उठने लगा और यूक्रेन के प्रजा ये मांग करने लगी सोवियत यूनियन से अलग होने का। निकिता क्रुश्चेव इस बात को सख्ती से नहीं, दूसरी रास्ता अपनाया। इस समय पे निकिता क्रुश्चेव ने जोसेफ स्टालिन की वजह से यूक्रेन का जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने के लिए और यूक्रेन के साथ रसिया का रिश्ता अच्छा करने के लिए यूक्रेन को क्रीमिया गिफ्ट किया, नुकसान भरपाई किया जाए और रसिया के साथ यूक्रेन का रिश्ता अच्छा होने के लिए। 1991 में जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ, तब यूक्रेन क्रीमिया समेत रसिया का कुछ इलाका को लेकर अपना स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। इसके बाद क्रीमिया एक देश के रूप में सामने आया और इसके बाद 2010 में जब यानुकोविच, तब रसिया सोचने लगा रसिया फिर से अपना प्रभाव यूक्रेन के ऊपर विस्तार कर पाएगा। मगर 2013 में जब एक वक्त आया यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल होना था, मगर यहाँ पे यानुकोविच इस ऑफर को ठुकरा कर रसिया की तरफ चला गया और इस बात में यूक्रेन का पब्लिक बहुत ज़्यादा भड़क गया और यहाँ पे एक मास प्रोटेस्ट हुआ, जहाँ पे यानुकोविच की गवर्नमेंट गिर गई और दूसरी गवर्नमेंट आया और दूसरी गवर्नमेंट आते ही यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन शामिल हो गया। यहाँ पे यूक्रेन का पब्लिक बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुका था यूरोपीय कंट्री से। रसिया के ऊपर खपा होने से यूक्रेन का पब्लिक काफ़ी ज़्यादा यूरोपीय देशों के तरफ प्रभावित हो चुका था और यहाँ पे यूरोपीय यूनियन की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुका था। और यहाँ पे रसिया जब देखा अपना प्रभाव यूक्रेन के ऊपर खो चुका है, उस समय पे क्रीमिया समेत कुछ इलाकों में जहाँ पे रशियन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे सेपरेटिस्ट ग्रुप को रसिया
आर्म सपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट और भी कई ज़्यादा सपोर्ट देने लगा। और इस क्रीमिया में इसमें अगर बात ना बनी तो रसिया अपना सेना उतार दी। उसके बाद कुछ ही दिनों में क्रीमिया को कैप्चर कर लिया और यहाँ पे एक पब्लिक ओपिनियन चलाया गया जिसमें मैक्सिमम पब्लिक ये कहा क्रीमिया को रसिया में शामिल किया जाए और इसके बाद रसिया एक स्वतंत्र स्टेट घोषित कर दिया क्रीमिया को। इसके बाद यूक्रेन का कुछ इलाका जो डोनेक्स और लुहानेक्स एरिया है वहाँ पे सेपरेटिस्ट ग्रुप का एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे यूक्रेन का आर्मी का प्रभाव नहीं है। इस इलाका को एक साथ कहा जाता है डोनबास रीजन। और यूक्रेनियन आर्मी जब इस इलाके को कुछ मिशन स्टार्ट किया है सेपरेटिस्ट ग्रुप के अगेंस्ट में, उसी टाइम पे रसिया अपना मिलिट्री बिल्डअप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है इस इलाके बॉर्डर के पास और इसलिए यूक्रेन कभी भी इस इलाके के ऊपर अपना प्रभाव नहीं कर पाया है। और पिछले अप्रैल के महीने शुरुआत में जब यूक्रेनियन आर्मी इस सेपरेटिस्ट ग्रुप के ऊपर कुछ मिशन स्टार्ट किया तब बहुत बड़ा झड़प हुआ जिसमें यूक्रेनियन आर्मी का कैजुअलिटीज हुई और इसके बाद ज़्यादा बात बिगड़ गया और यहाँ से इस कॉन्फ्लिक्ट और भी ज़्यादा बड़ा हो गया और भी ज़्यादा तेजी से युद्ध की तरफ चला गया। यहाँ पे यूएस और नेटो इतना इंटरेस्ट देने का मेन कारण अल्टीमेट टारगेट यूक्रेन नहीं है, टारगेट है रसिया, क्योंकि रसिया के बॉर्डर में जितने भी सारा कंट्री और रसिया के प्रभाव में जितना सारा देश है उसको अपने तरफ खींचना चाहता है यूएस और नेटो। और यहाँ पे काफ़ी हद तक 100% कामयाब हो रहा है। हर एक कंट्री को अपनी तरफ शामिल कर रहा है और नेटो में शामिल कर रहा है। हर एक देश को नेटो में शामिल करने के बाद यहाँ पे नेटो मिलिट्री बेस बनाना चाहता है और ये काफ़ी नज़दीक होगा रशियन बॉर्डर में और इसमें रसिया काफ़ी प्रभावित होगा और काफ़ी रसिया अंडर प्रेशर में रहेगा। ये यूएस और नेटो का मेन कारण है। दूसरी तरफ ब्लैक सी में रसिया काफ़ी प्रभाव विस्तार कर चुका है और यहाँ पे यूएस और नेटो चाहता है यहाँ पे यूएस और नेटो का भी प्रभाव हो ब्लैक सी में और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स है और इसलिए ब्लैक सी के ऊपर भी कंट्रोल पाना चाहता है यूएस और नेटो। ये भी एक कारण होगा। यहाँ पे इतना आसान नहीं है ब्लैक सी में कंट्रोल करना क्योंकि यहाँ पे रसिया ऑलरेडी क्रीमिया का जो सेवास्तोपोल पोर्ट है ये 365 दिन खुला रहता है, चाहे यहाँ पे बर्फ जम जाए और कुछ भी हो जाए और ये पोर्ट इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा महत्व दान करता है रसिया को। और यहाँ पे रसिया ने भी काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप स्टैब्लिश कर चुका है। जहाँ पे जॉर्जिया वार को इस पोर्ट से ही रसिया टर्मिनेट किया था और इस पोर्ट यहाँ पे होने से रसिया का एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे क्रीमिया में रसिया काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री क्रिटिकल सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, S-400 सिस्टम और भी ज़्यादा मिलिट्री बिल्डअप यहाँ पे तैनात करके रखा है। और 2014 में जो क्रीमिया वार हुआ था उसमें रसिया का मिलिट्री स्ट्रेंथ था 20 से 30,000, नेवी में 11,000 और 72 फाइटर जेट था। डोनेक्स और लुहानेक्स सेपरेटिस्ट ग्रुप का 4 से 12,000 मिलिट्री शामिल था। दूसरी तरफ यूक्रेन का 2,32,000 मिलिट्री और उसको सपोर्ट देने के लिए नेटो और यूरोपीय यूनियन था। जहां पे कैजुअलिटीज की बात करी जाए तो रसिया का कैजुअलिटीज हुई थी 5,665 और दूसरी तरफ यूक्रेन का 4,431, 9,500 से 10,500 वुंडेड हुआ था। यूक्रेन का आर्मी करीब 700 के आसपास मिसिंग और 2,800 के आसपास कैप्चर हुआ था। 300 से भी ज्यादा टैंक डिस्ट्रॉय हो चुका था। यहाँ पे 3,500 के करीब सिविलियन कैजुअलिटीज हुई। टोटल इस वार में 29 से 31,000 कैजुअलिटीज देखा गया। इस ब्लैक सी में 2 महाशक्ति है, एक है तुर्की, 2 है रसिया और ये दोनों अब एक अच्छे रिश्ते में तरफ जा रहा है जहाँ पे फ्रांस, ग्रीस, इटली और यूनाइटेड स्टेट्स, ये बात अच्छी तरह से पता है इन सभी देशों को। दूसरी सबसे बड़ी बात यूक्रेन का पब्लिक भी चाहता है बातों से इस समस्या का हल निकाला जाए